नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज 2001 में संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सुरक्षा कर्मियों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वालों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल नए कृषि अधिनियम के समर्थन में कृषि मंत्री से मिला। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न और अमेरिकी सरकार ने कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान को मंजूरी दी। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन पर 2001 में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को सलामी देंगे। सम्मान का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को उन देशों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षा कर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी। इस अवसर पर बाद में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में सदन के नेता थावरचंद गहलोत, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई सांसदों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट। 2001 में आज ही के दिन 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 30 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माली देशराज की भी इस घटना में मृत्यु हो गई। पत्रकार विक्रम बिष्ट, जो इस घटना के दौरान घायल हो गए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले के समय संसद भवन में करीबन 100 सांसद मौजूद थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी सौर क्षमता को 2014 के 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2020 में लगभग 36 गीगावाट कर लिया है। इंडिया इज नॉट ओनली ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, बट एक्सीड देम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the 4th largest in the world. It will reach 175 gigawatts before 2022, and we have more ambitious target now, 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे दो मुख्य प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष में न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि आशाओं से भी आगे बढ़कर प्रदर्शन करेगा। इंडिया हैज पायोनियर्ड 2 मेजर इनिशिएटिव्स, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. In 2047, India will celebrate 100 years as a modern, independent nation. To all my fellow residents of this planet, I make a solemn pledge today. Centennial India will not only meet its own targets, but will also exceed your expectations. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सभी देशों से पृथ्वी के बढ़ते तापमान को जलवायु आपदा घोषित करने का आह्वान किया है। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री गुतरश ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा की तुलना में जीवाश्म ईंधनों पर 50% अधिक खर्च करने पर G20 देशों की भी आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि 38 देश पहले ही जलवायु आपात स्थिति घोषित कर चुके हैं। उन्होंने विश्व भर के नेताओं से ऐसा करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ कल से नई दिल्ली में विचार विमर्श शुरू करेंगी। 2021-2022 के आम बजट के सिलसिले में आयोजित की जा रही इन बैठकों का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि श्रीमती सीतारामन बजट पूर्व पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ करेंगी, जो कल सुबह और दोपहर बाद के 2 सत्रों में होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के गुनी प्रकाश ने किया। श्री प्रकाश ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री को समर्थन पत्र सौंपा और नए कानूनों को जारी रखने की मांग की। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि मौजूदा आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों को समर्थन देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए वाणिज्य और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा। I can assure you, these laws are for the benefit of nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price, MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब 40,53,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 372 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें से अकेले पंजाब से ही 202 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। ये कुल खरीद का 54.45% है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 6ठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। जिला विकास परिषद के 6ठे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कुल 245 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 100 महिलाएं शामिल हैं। सभी 31 जिला विकास परिषद चुनावी क्षेत्रों में आज हुआ मतदान कुल मिलाकर सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कड़ाके की ठंड और व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच हुए इस मतदान में दिन चढ़ने और तापमान में वृद्धि के साथ तेजी आई। पहले 4 घंटों में 26% मतदान हुआ। दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़कर दोनों संभागों में कश्मीर घाटी के 14 और जम्मू में 17 डीडीसी क्षेत्रों में वोट पड़े। पहले के 5 चरणों में 190 जिला विकास परिषद क्षेत्रों में वोट डाले गए हैं और कुल मिलाकर 50% मतदान हो चुका है। 16 और 19 दिसंबर को होने वाले 2 आखिरी चरणों के मतदान के बाद 22 दिसंबर को मतगणना होगी। मुश्ताक अहमद आंतरे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सरपंचों की 77 और पंचों की 334 सीटों के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हुआ। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोडो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के नए मुख्य कार्यकारी सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी गण सुरक्षा परिषद के सहयोग से अगली परिषद के गठन में यूपीपीएल का समर्थन करेगी। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ को 17 सीटें मिली हैं। यूपीपीएल को 12, भाजपा को 9 तथा कांग्रेस और गण सुरक्षा परिषद को 1-1 सीट मिली है। वर्ष 2003 में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के गठन के बाद से वहां बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का शासन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के चुनाव में पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लिया है। एक ट्वीट संदेश में श्री शाह ने उत्तर पूर्व के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर लगातार भरोसा बनाए रखने के लिए असम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों यूपीपीएल, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्व शर्मा, रणजीत कुमार दास और भाजपा की असम इकाई को भी शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज 2001 में संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सुरक्षाकर्मियों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वालों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल नए कृषि अधिनियम के समर्थन में कृषि मंत्री से मिला। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न और अमरीकी सरकार ने कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान को मंजूरी दी। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि इसमें बीमारियों से बचाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। कल पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1,45,00,000 से अधिक नकद रहित इलाज किए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी जारी किया। इसमें देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मौजूदा सर्वेक्षण से पता चला है कि जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किए हुए 2 साल से अधिक हो गया है और इन 2 सालों में इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ ट्रीटमेंट दिए गए हैं, जिस पर करीब 18,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और उसके अतिरिक्त करीब 25,000 अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं जो कि ये सेवाएं दे रहे हैं और 36 स्टेट्स और यूटीज में 32 स्टेट्स और यूटीज के अंतर्गत ये योजना चल रही है और इसमें अच्छा संवेग और अच्छी प्रगति हुई है। जहां तक कोरोना का संबंध है, इस योजना ने काफी मदद की है कोरोना के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने में। एक तो जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है कि जो भी व्यक्ति जो हमारे लाभार्थी हैं अगर उनको ऐसी जगह पे जहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कराना है जहाँ पे कि फ्री नहीं है वो इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं और हजारों की संख्या में इस योजना के अंतर्गत कोविड में लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे हेल्पलाइन है, हमारा जो कॉल सेंटर है, उसके माध्यम से कोविड के बारे में लोगों को सूचना दी है और हमारे पास जो डेटाबेस है जिसमें कि हमको ये पता है कि किस तरह के लोग कोविड में कोमॉर्बिडिटी की वजह से उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो उनको हमने विशेष सहायता दी है और उनको कॉल करके कोविड के बारे में ज्ञान दिया है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या
93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 30,254 नए रोगियों के सामने आने से संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 98,57,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय ये कुल संक्रमित मामलों के 3.62% के स्तर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। पिछले 7 दिनों से भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या सबसे कम है। स्वस्थ हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज ये 90 लाख को पार कर गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,14,434 नमूनों की जांच की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। राज्य के 52 में से सिर्फ 10 जिलों में 20 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,000 से ज्यादा हो गई है। कल यहां 1,282 नए मामले सामने आए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को छोड़ दिया जाए तो सभी शहरों में संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं 29 जिले ऐसे हैं जहां 10 से भी कम नए मरीज मिले। राज्य में अब तक 2,06,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें से 1,418 मरीज कल स्वस्थ हुए। प्रदेश में सक्रिय प्रकरण घटकर 13,000 से नीचे आ गए हैं। राशिद अहमद, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बिहार को 7 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टीकों की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए श्री चौबे ने राज्य में कोविड टीकों की आपूर्ति और भंडारण की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री चौबे ने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे और उसके बाद कोविड महामारी से संघर्ष में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और आम लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,204 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.21% हो गई है। गुजरात में हर रोज मिलने वाले संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,26,508 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,08,867 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,338 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 86,13,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 260 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 178 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 13,481 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 68 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 12 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,160 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने महानगर के स्थानीय निवासियों को महामारी से बचाव के 3 एहतियाती उपायों की जानकारी देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत लोगों को मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने के बारे में बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार को जानकारी देते हुए हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर BS त्रिवेणी ने इस अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में ये जानकारी दी। So recently, the Technical Advisory Committee has given a report to the government saying we could have a second wave of COVID in the month of January and February. So we want to make sure people doesn't take this disease lightly. People follow 3 Ws, which is wear a mask, wash your hands, and watch your distance. By doing all these 3, people can prevent getting the COVID, and the risk of getting COVID will also be reduced. We have multiple programs organized under this. One is an audio visual through an LED screen will be played across Bangalore in different places, and then we
we are going to set up a bigger kiosk for sanitizer kiosk for people to use it like in crowded places. We are also planning to install more than 150 foot pedal handy sanitizers across 150 plus places, 200 plus waste collecting vehicles which BBMP uses, which will be used to display 3W's message along with an audio. And we also plan to have a radio spot by message given by the administrator and the commissioner of BBMP. And we are also distributing some of the masks. The whole idea is that we create to the people that 3W's and everybody knows and they try to follow it. अमेरिका में कल से कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के व्यापक अभियान की शुरुआत की जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने इस आशय की मंजूरी दे दी है। इस महामारी से अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के टीका विकास कार्यक्रम के प्रमुख जनरल गुस्ताव पेरेना ने बताया कि सभी प्रांतों के लगभग 150 वितरण केंद्रों में आज फार्मा कंपनी फाइजर के टीकों की डिलीवरी की जाएगी। मंगलवार को और 425 स्थानों पर टीके भेजे जाएंगे और बुधवार को शेष 66 स्थानों पर टीके पहुंचाए जाएंगे। पेरेना ने बताया कि टीकों के कल तक पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। We expect 145 sites across all the states to receive vaccine on Monday. Within the next 24 hours, they will begin moving vaccine from the Pfizer manufacturing facility to the UPS and FedEx hubs. And then it will go out to the 636 locations nationwide. I am absolutely 100% confident that we are going to distribute safely this precious commodity, this vaccine needed to defeat the enemy, COVID. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। देखकर गर्व होता है जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में कारगर ढंग से संघर्ष किया है। इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए 12 मई को प्रधानमंत्री ने नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र आज 2001 में संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सुरक्षा कर्मियों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वालों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल नए कृषि अधिनियम के समर्थन में कृषि मंत्री से मिला। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न और अमेरिकी सरकार ने कल से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान को मंजूरी दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।